13.5 करोड़ पॉपुलेशन के साथ अफ्रीकन मुल्क एथियोपिया दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला लैंडलॉक्ड मुल्क है। ये अपनी 90% से ज़ायद समंदरी तिजारत के लिए जिबूती की पोर्ट पर इन्हिसार करता है। इसके अलावा एथियोपिया थोड़ी बहुत तिजारत सूडान और कीनिया की पोर्ट से भी करता है, लेकिन बराह रास्त समंदर तक रसाई के लिए एथियोपिया ने 2024 में सोमालिया के अलहदगी पसंद रीजन सोमाली लैंड से पोर्ट और नेवल बेस के लिए कोस्टल रीजन का कुछ हिस्सा लीज पर लेने का एक मुआहदा भी साइन किया है। इस पर एथियोपिया और सोमालिया के सिफारती ताल्लुकात आपस में ख़राब हो गए थे, क्योंकि सोमालिया सोमाली लैंड को अपने मुल्क का ही हिस्सा समझता है। एथियोपिया एरिट्रिया से 1998 में एक नाकाम जंग भी लड़ चुका है, जो बज़ाहिर बॉर्डर तनाज़े पर थी, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह 1991 में एरिट्रिया की एथियोपिया से आज़ादी के बाद समंदर तक बराह रास्त रसाई का खो जाना भी था। लेकिन दोस्तों रुकिए ज़रा, अगर हम आपसे कहें कि एथियोपिया को किसी मुल्क पर हमला करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, ना लीज़ पर ज़मीन लेने की और ना ही बॉर्डर्स तब्दील होंगे, लेकिन इसके ये तमाम मसाइल एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आपने सही सुना। अफ्रीका का ये पूरा रीजन एक दिन बर-ए-आज़म से कटकर अलहदा हो जाएगा और एथियोपिया की तरह चंद दीगर लैंडलॉक्ड ममालिक को भी समंदर तक बराह रास्त रसाई मिल जाएगी। यकीनन आप हैरत और तजस्सुस में होंगे कि ऐसा क्यों कर होगा और कब होगा। तो दोस्तों, आज इन्हीं सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। आइए शुरू करते हैं। इस हैरान कुन तब्दीली को समझने के लिए हमें ज़मीन पर मौजूद एक ऐसी रिफ्ट या दरार को देखना होगा जो इतनी बड़ी है कि खला से भी साफ नज़र आती है। उसे ग्रेट रिफ्ट वैली कहा जाता है। ये कोई आम वादी नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जोग्राफियाई डिप्रेशन या गड़ा है, जो मशरिक़ वस्ता के मुल्क उर्दून और डेड सी से शुरू होता हुआ रेड सी तक और फिर अफ्रीका से गुजरता हुआ मोज़म्बिक तक जाता है। तकरीबन 6000 किलोमीटर तवील इस अजीम रिफ्ट का जो हिस्सा अफ्रीका में मौजूद है, इसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम कहा जाता है। अफ्रीका में ये दरार एथियोपिया, कीनिया, युगांडा, रवांडा, ब्रोंडी, तंजानिया और मोज़म्बिक जैसे ममालिक से गुजरती है। अर्जियाती माहिरीन अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम को दो बड़ी ब्रांचेस में तकसीम करते हैं, जिनमें से पहली ईस्टर्न रिफ्ट है, जो एथियोपिया और कीनिया से गुजरती है। ये अपनी बेपनाह आतिश फशानी सरगर्मियों, खुश्क सहराओं और अफार डिप्रेशन की वजह से जानी जाती है। दूसरी वेस्टर्न रिफ्ट है, जो युगांडा, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तंजानिया, ज़ैम्बिया और मलावी वगैरह के बॉर्डर से गुजरती हुई मोज़म्बिक तक जाती है। दुनिया की गहरी तरीन झीलें जैसे लेक मलावी, लेक टंगनीका, लेक कीवू, लेक एडवर्ड और लेक एल्बर्ट इसी रिफ्ट सिस्टम में वाक़ हैं। जोग्राफियाई लिहाज से ये पूरा खित्ता इंतहाई मुतहर्रिक है। यहाँ जगह जगह ज़लज़ले आते रहते हैं। लावा और नए गर्म चश्मे फूटने का सिलसिला भी यहाँ पूरा साल जारी रहता है। ज़मीन के नीचे जारी इस हलचल को समझने के लिए हमें वक्त में 200 मिलियन यानी 20 करोड़ साल पीछे जाना होगा, जब दुनिया के तमाम बर-ए-आज़म एक ही बड़े ज़मीनी टुकड़े की शक्ल में जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया यानी सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था। यही सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर दो ज़मीनी टुकड़ों गोंडवाना और लोरेशिया में तकसीम हुआ। ये अमल मज़ीद करोड़ों सालों तक जारी रहा और हमारे 7 बर-ए-आज़म वजूद में आए। इस बात का अंदाज़ा सबसे पहले 1912 में जर्मन जियोफिजिसिस्ट एल्फ्रेड वेगनर ने लगाया था, जब उन्होंने दुनिया का नक्शा देखते हुए गौर किया कि जनूबी अमेरिका और अफ्रीका के साहिल बिल्कुल किसी पज़ल की तरह एक दूसरे में फिट बैठते हैं, जबकि हिंदुस्तान, माडागास्कर भी कभी एक बड़े ब्लॉक का हिस्सा मालूम होते हैं। उनका ख्याल था कि कॉन्टिनेंटल शिफ्ट की वजह से ये ज़मीनी टुकड़े एक दूसरे से दूर हुए हैं। एल्फ्रेड वेगनर का ये अंदाज़ा 1960 की दहाई में दुरुस्त साबित हुआ, जब मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी साबित हुई और कॉन्टिनेंटल शिफ्ट को तस्लीम किया गया। आज अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है, वो उसी पुराने अमल का तसलसल समझा जा रहा है, जो हमेशा चलता रहता है। बुनियादी तौर पर इस खित्ते में दो बड़ी प्लेट्स मौजूद हैं, एक अरेबियन प्लेट जो शुमाल की तरफ मूव कर रही है, और दूसरी अफ्रीकन प्लेट जो अब खुद दो नई प्लेट्स यानी न्यूबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट में तकसीम हो रही है। दोस्तों, इन तमाम तब्दीलियों का सबसे बड़ा मरकज़ एथियोपिया का अफार रीजन है, जिसे अर्जियाती माहिरीन ओपन लेबॉर्ट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ लाइव देखा जा सकता है।
अफार रीजन के सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक होने की वजह ट्रिपल जंक्शन है, यानी एक ऐसा मकाम जहां 3 मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मुखालिफ सिमतों में खींची चली जा रही हैं। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक इस रीजन में ज़मीन की ऊपर वाली तह यानी क्रस्ट खिंचाव की वजह से बारीक होती जा रही है और ये डिप्रेशन बढ़ रहा है। सितंबर 2005 में ये अमल इंसानी आंखों से देखा गया जब अफार के सहरा में एक ज़बरदस्त ज़लज़ले और आतिश फशा फटने से 60 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी इंतहाई गहरी दरार सिर्फ 10 दिन में पैदा हो गई। ये अमल हालिया सालों में भी जारी है, बल्कि इसमें तेज़ी आ चुकी है। जनवरी 2025 में अफार रीजन के तूफान आतिश फशां के पास ज़लज़लों के एक ज़बरदस्त सिलसिले से ज़मीन फट गई। इसके बाद इलाके से गैस, गर्म चट्टानों और कीचड़ के ताकतवर फवारे नमूदार होना शुरू हो गए। फिर नवंबर 2025 में इथियोपिया का हेली गुब्बी नामी आतिश फशां जो पिछले 12,000 सालों से खामोश था, अचानक धमाके के साथ फट पड़ा। इसकी राख और धुएं का बादल 15 किलोमीटर बुलंदी तक गया और हवाओं के दोष पर बहरा अरब को पार करके पाकिस्तान और भारत तक आ पहुंचा था। ये हालिया ज़लज़ले और आतिश फशां धमाके इस बात का वाज़े सबूत हैं कि अफार रीजन इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक और ख़तरनाक जोन बन चुका है, जहां ज़मीन नीचे की तरफ धंस रही है और एक नए समंदर की पैदाइश के लिए राह हमवार कर रही है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये रिफ्ट इतनी तेज़ी से क्यों फैल रही है? आखिर ज़मीन के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो मशरकी अफ्रीका में इस अमल को मज़ीद तेज़ कर रहा है? जियोलॉजिस्ट के मुताबिक इसकी एक अहम वजह ज़मीन की तह से तकरीबन 2900 किलोमीटर नीचे मौजूद एक बड़े गर्म मादे का उभार है, जिसे अफ्रीकन सुपर प्लूम कहा जा रहा है। याद रहे कि ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत एक कुदरती अमल है, लेकिन जहां प्लेट्स पहले ही एक दूसरे से दूर हो रही हों और ज़मीन की सतह कमज़ोर या धंस रही हो, वहां प्लूम नीचे से इजाफी हरारत और दबाव फराहम करके इस अमल को मज़ीद तेज़ कर सकता है। आप सुपर प्लूम को ज़मीन का एक सुपर हीटर या लावे का बहुत बड़ा इंजन समझ सकते हैं। ये ज़मीन के कोर यानी मरकज़ में इंतहाई गर्म चट्टानों और मैग्मा का एक फवारा होता है जो ऊपर की तरफ उठता है। ये गर्म मादा ऊपर मौजूद ज़मीन की सख्त सतह क्रस्ट को नीचे से गर्म करके उसे फैलाता और निस्बतन कमज़ोर बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उबाल आने पर दूध बर्तन के ढक्कन को ऊपर उठाता है। इसीलिए मशरकी अफ्रीका के इस पहले से फ़ाल रिफ्ट जोन में, जहां ज़मीन ज़्यादा तेज़ी से बारीक हो रही है और प्लेटों के दरमियान फासला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, वहां ये प्लूम शिफ्ट को बढ़ावा दे रहा है। तो फिर दोस्तों, इस शिफ्ट को मुकम्मल होने, अफ्रीका के 2 टुकड़े होने और एक नया समंदर बनने में आखिर कितना वक्त लगेगा? इसका जवाब ये है कि ये कोई रातों रात होने वाला मोजज़ा हरगिज़ नहीं होगा। मुहतात अंदाज़ों के मुताबिक सोमालियन प्लेट नूबियन प्लेट से हर साल तकरीबन 0.2 इंच से 0.6 इंच की रफ्तार से दूर हो रही है, यानी ना ही हम और ना हमारी आने वाली बहुत सी नस्लें समंदर को मुकम्मल बनते देख सकेंगी। जियोलॉजिस्ट का अंदाज़ा है कि अगले 10 से 50 लाख सालों तक अफार रीजन की ज़मीन इतनी नीचे धंस जाएगी कि बहर अहमर, रेड सी और खलीज अदन, गल्फ ऑफ एडन का पानी वादी के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा। फिर तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ साल बाद यहाँ एक बाकायदा नया और वसी समंदर बन चुका होगा। उस वक्त हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें सोमालिया, इरिट्रिया, जबूती और एथियोपिया का कुछ हिस्सा शामिल हैं, और चंद दीगर ममालिक बर-ए-आज़म अफ्रीका से मुकम्मल तौर पर कट कर बहर हिंद में एक नया बर-ए-आज़म बन जाएगा। यूं एथियोपिया, युगांडा और दीगर अफ्रीकन ममालिक अगर तब वजूद रखते हुए तो लैंड लॉक से समंदरी साहिल वाले मुल्क बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ साइंसदानों की अक्सरियत ये मानती है कि अफ्रीका टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, वहाँ माहिरीन अर्जियात का एक तबका ऐसा भी है जो इस नज़रिए से इत्तिफाक नहीं करता। उनका मानना है कि ये लाजमी नहीं कि हर जुग्राफियाई दरार एक नया समंदर बनाने में कामयाब हो जाए। अर्जियाती तारीख में कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ ज़मीन फटना तो शुरू हुई, लेकिन कुछ अरसे बाद वो अमल वहीं रुक गया। ऐसी नाकाम दरार को फेल्ड रिफ्ट कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल शुमाली अमेरिका के बिल्कुल मरकज़ में मौजूद मिड कॉन्टिनेंट रिफ्ट है, जो ग्रेट लेक से गुजरती है। तकरीबन 1 अरब साल पहले
अमेरिका की ज़मीन के नीचे भी बिल्कुल अफ्रीका जैसा ही एक बड़ा सुपर प्लूम उभरा था। उसकी वजह से ज़मीन पर 2000 किलोमीटर से ज़ायद लंबी एक दरार बन गई थी और शुमाली अमेरिका टुकड़ों में तकसीम होने ही वाला था। लेकिन फिर अचानक टेक्टोनिक प्लेट्स का दबाव और खिंचाव रुक गया। ज़मीन की दूर हटने की रफ्तार इतनी सुस्त पड़ गई कि नीचे मैग्मा ने फटकर बाहर निकलना शुरू कर दिया और 2 अरब क्यूबिक किलोमीटर से ज़ायद लावा ज़मीन पर फैल गया। इस लावे ने ठंडा होकर दरार को आपस में जोड़ दिया और एक पट्टी यानी बैंडेज की तरह काम करते हुए बरआज़म को टूटने से बचा लिया। इसके अलावा अफ्रीका का बनुए थ्रॉफ जो नाइजीरिया में है और अमेरिका की रील फुट रिफ्ट भी फेल्ड रिफ्ट की मिसालें हैं। बाज़ माहिरीन के मुताबिक अगर मशरकी अफ्रीका में भी प्लेट्स की साइड पे खिंचने की रफ्तार सुस्त पड़ गई और अंदरूनी दबाव साइडों में फैलने के बजाय ऊपर की तरफ ज़ाहिर हुआ तो ये दरार भी एक फेल्ड रिफ्ट बनकर रह जाएगी। ताहम माहिरीन ये भी वाज़े करते हैं कि माजी की किसी मिसाल की बुनियाद पर अफ्रीका के बारे में हतमी राय नहीं दी जा सकती, क्योंकि हर खित्ते के हालात और टेक्टोनिक ताकतें मुख्तलिफ होती हैं। जहां अमेरिका की दरार सुस्त पड़ गई थी, वहीं रेड सी और गल्फ ऑफ एडन अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट की कामयाब रिफ्ट की वजह से समंदर बन चुके हैं। लिहाजा हो सकता है अफ्रीका में ये शिफ्ट कामयाबी से मुकम्मल हो जाए। दोस्तों, चाहे अफ्रीका टूट कर एक नया समंदर और नया बरआज़म बनाए या फिर ये अमल कहीं जाकर थम जाए, एक बात तय है कि ज़मीन की सूरत हाल कभी एक जैसी नहीं रहती। अर्ज़ियाती तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर होती रहती हैं। आप बताएं कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो। कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।